Let's start the today's class with lecture number 4 of the fundamental unit of life, that is cell. Okay, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? What is endocytosis? What is nucleus? What is DNA? What are genes? What are chromosomes? What is nucleoid? What is the difference between eukaryotes and prokaryotes? So these are very important questions and very important topics also, which we are going to study today. Okay, but before studying these topics, we have to first take a quick revision of what we have studied in the previous lecture, that is lecture number 3. Okay, so let's take the quick revision. So in lecture number 3, we have studied the behavior of cell in different type of solutions, कि सेल कैसा रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग सॉल्यूशंस में. तो अपन ने देखे थे 3 अलग अलग सॉल्यूशंस. कौन कौन से? सबसे पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपन ने देखा था सेल को रखकर, तो सेल कैसी हो जा रही थी? स्वेल हो जा रही थी. तो अपन ने ट्रिक क्या बनाई थी? हाइपो हिप्पो स्वेल. ओके, हाइपो हिप्पो स्वेल. हिप्पो क्या है? हिप्पोपोटामस. तो हिप्पोपोटामस जैसा मोटा होता है, स्वेल्ड होता है, वैसे ही सेल भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर स्वेल हो जाती है. ओके, तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में अपन जानते हैं कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है, यानी पानी ज्यादा होता है, और सेल के अंदर सॉल्यूशन में तो पानी ज्यादा है, यानी सेल के बाहर पानी ज्यादा है, लेकिन सेल के अंदर पानी इन कंपैरिजन टू द बीकर कम है. तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? बाहर से अंदर, क्योंकि पानी हमेशा कहां से कहां मूव करता है? अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन पर. तो हायर कंसंट्रेशन बाहर था, तो वहां से कहां मूव करेगा? सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर का कम है. ओके, तो सेल कैसी हो जाएगी? जब पानी अंदर आ जाएगा तो फूल जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी. ओके, फिर अपन ने देखा था क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है. ठीक है, तो सॉल्यूट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? गाढ़ा होता है. ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है पानी कम होगा, यानी सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन जिसमें सेल रखा हुआ है. तो इस सॉल्यूशन में पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है. तो पानी हमेशा कहां से कहां की तरफ मूव करता है? सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ. तो जहां पर ज्यादा होता है वहां से जहां पर कम होता है. तो ज्यादा कहां पर है? सेल के अंदर. कम कहां पर है? सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या ज्यादा है? शक्कर, यानी सॉल्यूट ज्यादा है. ओके, तो पानी कहां से कहां मूव करना चालू करेगा? सेल के अंदर से सेल के बाहर. ओके, तो जब सेल के अंदर से सेल के बाहर पानी मूव करना चालू करेगा तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, यानी सुकड़ जाएगी. ओके, तो उसके बाद ये एक अवस्था में पहुंच जाती है, एक स्टेट में पहुंच जाती है जिसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मोलिसिस. जब सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल को छोड़कर अंदर की तरफ श्रिंक हो जाती है. तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इस सेल की इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. ओके, ठीक है. अब फिर अपन ने देखा था क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखते हैं तो क्या होता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब अपन सेल को रखते हैं तो सेल के अंदर का पानी और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का पानी सेम होता है. सेल के अंदर जितना पानी होता है उतना ही सेल के बाहर भी होता है. तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, देयरफॉर सेल का शेप और साइज जो है वो सेम रहता है. ठीक है, आइसो का मतलब ही होता है सेम. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर कोई चेंज नहीं आता है. ओके, फिर अपन ने देखा था डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में क्या अंतर होता है बेसिक, वो अपन देखते हैं. डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन. किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, तो उसका अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से, यानी वो जहां पर ज्यादा प्रेजेंट है वहां से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने को डिफ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बस थोड़ा सा अंतर ये था कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है सब्सटेंस को. तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस.
ओके, तो अपन डिफ्यूजन को ऐसे समझे थे कि एक बीकर में पूरा पानी भरा हुआ है, वो दूसरे बीकर से एक पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। ये दूसरा वाला बीकर पूरा खाली था, तो जब ये नॉब को मैं खोलूंगा तो पानी कहां से कहां मूव करने लगेगा, बीकर ए से बीकर बी में। ओके, कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता। तो आपने देखा पानी कहां से कहां मूव किया, अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। अगर बीच में मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूं तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। बस इतना सा अंतर है। अब एक बात याद रखिएगा, डिफ्यूजन मोस्टली गैसेस में होता है और ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड में या किसी भी ऐसी चीज में हो जाता है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज हो। ओके, फिर अपन ने पढ़ा व्हाट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल आपको पता है कि द आउटर मोस्ट कवरिंग और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। ओके, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। ओके, अब व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है द सेकेंड लेयर ऑफ द प्लांट सेल और द ओनली लेयर ऑफ द एनिमल सेल। प्लांट सेल की सेकेंड लेयर बोल लो या कि फिर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल बोल लो, दोनों एक ही चीज है। उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं इसको। ये किससे मिलकर बनती है, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनती है। ओके, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, लिपोप्रोटीन से बनती है। ओके, तो इट इज सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये सेलेक्ट करके परमिट करती है सेल के अंदर क्या मटेरियल को लाना है, सेल के बाहर क्या वेस्ट को भेजना है। ओके, फिर अपन ने देखा था प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। तो जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, बेसिकली जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो श्रिंक होकर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा, वो श्रिंक होकर अंदर चिपक जाती है। तो इस कंडीशन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस कंडीशन को बोलते हैं, श्रिंक होकर चिपकने को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये कंडीशन कब आई, जब सेल को किस में रखा गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया। ओके, तो क्या हो गया, प्लाज्मोलिसिस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर चली गई, अंदर सिकुड़ गई, क्योंकि पूरा का पूरा पानी तो बाहर निकल गया। ओके, इसलिए टर्जिडिटी क्या होती है, जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो सेल के अंदर पानी भरने लगता है, सेल फूलने लगती है, तो उसी फूलने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी। ओके, अब एक टर्म आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बारे में अपन अभी देखते हैं। सो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के, यानी सेल के अंदर जाना कोई भी चीज। ओके, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है बेसिकली सेल ईटिंग। ओके, तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा, पढ़ा होगा, एमीबा। तो वो क्या करता है, उसका शेप होता है इर्रेगुलर, ऐसा शेप होता है, मतलब कोई भी शेप का हो सकता है वो, ठीक है। तो ये एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से ही बना होता है, उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल होती है, ठीक है। उसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर, ठीक है। तो ये एक अमीबा है, ठीक है। जब इसके सामने कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन का शेप जो है वो धीरे धीरे चेंज करना चालू कर देता है, यानी माउथ फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके माउथ जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है लेग्स, ठीक है। तो एक तरह के नकली पैर बनाने लगता है ये, या मुंह जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है, ठीक है। तो सूडोपोडिया से इस फूड को ये अपने अंदर खा लेता है। ओके, सो इस फूड पार्टिकल को इसने, अमीबा ने सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके अपने अंदर ले लिया।
इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, द ईटिंग ऑफ फूड पार्टिकल बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा थ्रू इट्स सूडोपोडिया इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर लेना। ठीक है, या सेल ईटिंग। ओके, सो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, अभी तो हम प्लांट सेल देखते हैं, तो उसके अंदर सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनल विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। ओके, कि सेल को कब डिवाइड करना है, सेल को क्या अंदर लेना है, सेल को क्या फॉर्मेशन करना है, तो वो सब कौन डिसाइड करता है? वो न्यूक्लियस करता है। जैसे अपने बॉडी में ब्रेन डिसाइड करता है कहाँ जाना है, क्या करना है, वैसे ही सेल के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस को अगर हम थोड़ा बड़ा बना के बताएं तो न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। 2 लेयर होती हैं इसमें, या 2 मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन इसके बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसकी वॉल्स का? पोरस डबल मेम्ब्रेन, पोरस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जैसे वाटर हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए जो कि जरूरी है सेल के लिए, प्रोटीन्स हो गए, वो सब अंदर मूव इन्हीं पोर्स से करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए ये पोरस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोरस डबल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। ओके, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल बेसिकली। ओके, तो न्यूक्लियस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन होता है। कैसे? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जिनका न्यूक्लियस जो है वो क्लियर नहीं होता है। जैसे प्लांट सेल जो अपन ने अभी देखा, इसमें न्यूक्लियस क्लियर है कि यहां तक इसकी बाउंड्री, लेकिन बैक्टीरिया में क्लियर नहीं होता है कि न्यूक्लियस है भी या नहीं। ओके, तो इसकी बाउंड्री नहीं समझ में आती कि कहां से कहां तक है। तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ओके, जिसकी बाउंड्री ही नहीं क्लियर है कि न्यूक्लियस है भी ढंग से कि नहीं है। तो ये न्यूक्लियस बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोकारियोट। क्योंकि न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियन, ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? कैरियन। ठीक है, तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पहले का, प्रिमिटिव यानी नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, जो इनिशियल स्टेज में होता है। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले जानवर जो होते हैं, वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकारियोट, जिनमें न्यूक्लियस समझ में नहीं आता ढंग से, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, एमीबा। ठीक है, तो ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकारियोट्स होते हैं। ठीक है, अब जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस क्लियर है, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, जिनमें दिख रहा है कि हाँ न्यूक्लियर बाउंड्री क्लियर है, सेल ऑर्गेनल्स बकायदे दिख रहे हैं, उनकी भी बाउंड्री क्लियर है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूकारियोट्स। यूकारियोट्स। तो यूकारियोट्स क्या होते हैं? organisms which have well-defined nucleus, well-defined nucleus and cell organelles are known as
यूकारियोट्स। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस की बाउंड्री क्लियरली समझ में आए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूकार्योट। जैसे एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स, फंगाई, तो इन सब के न्यूक्लियस की बाउंड्री क्लियर रहती है, इनके सेल ऑर्गेनल्स भी अलग से समझ में आते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं यूकार्योट्स। और जिन ऑर्गेनिजम्स की न्यूक्लियस की बाउंड्री क्लियर नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? प्रोकारियोट। और इनके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्रोकारियोट के न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, सो गाइज, मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जितने भी लेक्चर्स अभी हो गए हैं उनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि आपका बेस जो है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हायर क्लासेस के लिए, साथ में आपके क्वेश्चंस के लिए। जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली इसी चैप्टर से आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप बार बार लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज करते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।